हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पहले ही बता दिए थे कि हम सेमेस्टर 5 का LNMU में जो सिलेबस चलता है उसके लिए यूनिट चैप्टर जो है आउटपुट कॉस्टिंग 1 उसके बारे में बता रहे थे, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, जिसका इससे पहले मैंने डिटेल्स बता दिया था कि कैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो निकलेगा प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड, ये वर्क्स ओवरहेड ऐड कर देते हैं। वर्क्स ओवरहेड के अंतर्गत भी बहुत सारे अमाउंट आएगा, जिसको अब मैं यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। वर्क्स ओवरहेड प्राइम कॉस्ट में ऐड करते तो निकल जाता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में फिर से हेडिंग आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसका फिर डिटेल्स लिखने के बाद जो भी अमाउंट आता है जो बताएंगे उसको ऐड करते हैं वर्क कॉस्ट में, तो निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसको फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं तो निकल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट इसको कहते हैं। जब टोटल कॉस्ट निकल जाता है तो उसमें आपको दो तरीके से सवाल इसमें दिया रहता है, या तो प्रॉफिट दिया रहेगा तो आप टोटल कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, सेल्स निकल जाएगा। लेकिन अगर सेल्स दिया रहता है तो सेल्स में क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में से सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट खुद आ जाता है। तो आज हम इसी के बारे में हम इसका डिटेल्स बनाएंगे जिसमें हम फॉर्मेट पहले तैयार कर लेंगे। फॉर्मेट सेम होगा, कोई इसमें ये नहीं है, पार्टिकुलर्स ले लेंगे, ठीक है। और जैसा अभी फॉर्मेट बना रहे हैं सेम फॉर्मेट वही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा फॉर्मेट बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट जब बड़ा बनेगा तो इसके लिए इसमें जैसे टोटल कॉस्ट इसमें भी लिखे थे और इसमें भी लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। हर एक चीज के बारे में डिटेल्स बताने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये फॉर्मेट कॉस्ट शीट का नहीं बनाने आएगा तब तक यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसका सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे डिटेल्स, इसका जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल। अब मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूं, फॉर्मेट बनाने के बाद फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हम पहले बता चुके थे, अब निकालना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहता है, मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होगा। तो मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले लिख करके इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको अंदर में ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑक्ट्राई और कस्टम ड्यूटी, ये सभी को ऐड करके अंदर में ही लिख देंगे। फिर जितने भी लेस वाले आइटम है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ लिखे थे तो लेस में हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, सेल ऑफ वेस्टेज और स्क्रैप, डिफेक्टिव मटेरियल जितने हैं ये सभी चीजें, जितने लेस होने वाले आइटम है जो इसमें से लेस होगा, ये सबको अंदर में ही जोड़ लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये जो आया हुआ है ऐड वाले आइटम में, इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके और यहाँ पे लिखेंगे। तो माइनस करके जो लिखेंगे तो ये आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो होता क्या है कि कभी कभी ये आपको पूरा दिया नहीं रहेगा, आपको दिया रहेगा केवल मटेरियल कंज्यूम्ड, जो डायरेक्ट लिख देना है। डायरेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो इसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो सवाल में इतना डिटेल्स तो दिया नहीं रहेगा, डायरेक्ट भी दे सकता है कि आपका मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो निकल जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट। ये एक हेडिंग हो गया जो प्राइम कॉस्ट निकालना है। प्राइम कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जब हम निकालते हैं तो उसी में ऐड कर देते हैं ये तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस जितने हैं उन सभी को क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारा निकल जाता है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अब हम लोग निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्या निकालेंगे, दूसरा हेडिंग होगा फैक्ट्री
ओवर हेड्स। अब इसके अंतर्गत भी जैसे अभी हम इसमें बताए थे कि हम वर्क कॉस्ट निकाल रहे हैं, अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए इसमें जितने आइटम है, थोड़ा जगह कम है, फिर से हम इसको साफ करके दोबारा हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें आ जाएगा इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, डिप्रेसिएशन आ जाएगा, कोल गैस वाटर आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा। तो जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सभी के सभी एक्सपेंस इसमें आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट तो आप समझ गए, अब प्राइम कॉस्ट के बाद ये निकालेंगे, सबका अलग अलग, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड हो गया, दोनों एक ही है, तो इसका पूरा निकालेंगे तो उसका जितना भी कॉस्ट है, जितना भी एक्सपेंसेस है, इसमें सबको हम डिटेल्स अभी हम बताएंगे, उन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा वर्क कॉस्ट। क्या निकलेगा? वर्क कॉस्ट। तो ये जानना है कि सबके अलग अलग हेडिंग होंगे, वर्क कॉस्ट कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालना है। तो अब हम यहाँ पे डिटेल्स में लिखेंगे कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। हालांकि पूरा डिटेल्स, मैं कुछ डिटेल्स आपको ऐसे ही बता दूंगा और कुछ लिख दूंगा, और इसके बाद इसका मैं स्क्रीनशॉट या आप लोग लेना चाहते हैं तो ले ले, क्योंकि इसको थोड़ा मैं साफ करके दोबारा लिखना स्टार्ट करूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और मैं फोटो भी वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आ रहा है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश कर। जैसा कि मैंने बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड में इनडायरेक्ट वेजेस या फ्यूल, पावर, कॉल, लाइट, वाटर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, बहुत सारे चीज होते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्चे हैं इसमें सभी को दिखाया जाता है, जितना भी है, डिप्रेसिएशन होता है, रिपेयर्स होता है, इन सभी को दिखाया जाता है। लास्ट में जो है इसमें लेस कर देते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप जो भी होता है उसको, यानी ऐसे आप बोल सकते हैं बाय एनी मेथड ऑफ एलोकेशन में भी प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस, यानी उससे रिलेटेड जितने खर्चे हैं सभी को इसमें ऐड कर दिया जाता है। सभी को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें और ऐड होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल कर देंगे या इसको अंदर भी लिख सकते हैं। इसको टोटल करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद इसमें लिस्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। फिर एक ऐड करेंगे एडिशनल ओवरहेड, जो भी चीज होगा उसमें से लिस्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में लिस्ट करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप होता है, या जो भी डिफेक्टिव जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको इसमें हम लिस्ट करते हैं। तो लेस करते हैं तब हमारा आता है यहाँ पे वर्क कॉस्ट। क्या आता है? वर्क कॉस्ट। अब हम लोग तीसरे हेडिंग के हम इसको मिटा देते हैं और तीसरे हेडिंग के अंतर्गत जाएंगे, जहां पे हम अभी आपको बताएंगे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट निकल गया। अगर हम इसी को पूरे को ऐड करेंगे, बता दिए हैं जैसा कि इसमें दो चीज करना है, ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जगह नहीं है फिर भी हम बता देते हैं, इसमें ऐड कर दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और यही लेस भी हो जाएगा, इसको अंदर में भी लिख सकते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इसमें ये जितने भी अमाउंट है यहाँ पे लिख करके इसमें से लेस करना है हमको। क्या लेस करना है? सेल ऑफ स्क्रैप जो भी होता है उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद हमारा जो आइटम आएगा वो आएगा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि मैं अब अगला हेडिंग बताऊंगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंतर्गत क्या सब आता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गौर से देख लीजिए, ये आसान हो जाएगा। और वहाँ पे जो सबसे नीचे लिखे हैं, ऐड किए हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस किए हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसमें लेस कर देना है स्क्रैप जो भी रहे, तो उससे निकल के आ जाएगा हमारा ये
वर्क्स ओवरहेड, है ना, तो वर्क कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो इतना आप लोग कर लीजिए पहले, फिर से बहुत जल्द हम डिजिटल बोर्ड भी मंगवा रहे हैं और आप लोगों को उस पर क्लास देंगे। और आने वाले समय में 11th और 12th दोनों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 11th का नया सेशन आ रहा है जिसमें हम बिहार बोर्ड का भी और सीबीएसई का भी दोनों का क्लास आप लोगों के लिए लाएंगे। और कुछ दिन के बाद 12th का मैं क्लास लाने जा रहा हूं। जब ये क्लास आप लोग का ऑनलाइन चलेगा और लाइव क्लास चलेगा, जिसमें आप लोगों को अगर शामिल होना है तो हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन रहेगा, लाइव क्लास ही चलेगा। जैसा कि मेरा क्लास है और क्लास में ये सब चलता ही रहेगा। दिखा देता हूं आप लोगों को एक बार, क्लास रूम भी देख सकते हैं। यहाँ पे सभी बुकों का स्टॉक है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, पोडियम। इसके बाद यहाँ पे हमारे बच्चे लोग बैठते हैं, अभी तो खाली है। तो आप लोग जब लाइव क्लास जुड़िएगा तो सभी डिटेल्स आप लोगों को शेयर किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग अभी निकाल लिए थे वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद हमारा हेडिंग होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ हूँ। अभी बताया कि इसके अंतर्गत जितने भी एक्सपेंसेस है सभी, यानी ऑफिस, जैसे मान लीजिए हमारा वर्क कॉस्ट हो गया तो हम किसी भी सामान को रखने के लिए एक ऑफिस की जरूरत होती है। तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे इसमें सब ऐड हो जाएगा। जैसे अगर ऑफिस है तो ऑफिस का खर्चा होगा ही, तो ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में जो स्टाफ काम कर रहा है उसको सैलरी देंगे ही, तो ऑफिस सैलरी। ऑफिस लाइटिंग, उसमें लाइट लगा रहेगा। लीगल आ जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फीस ऑफ डायरेक्टर, टेलीफोन, ऑडिट फीस, ये जितने भी खर्चे हैं, ऑफिस रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग और रिपेयर्स, ये सभी कॉस्ट को ऐड कर दिया जाता है, तब निकलता है हमारा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब इतना हम ये कभी देता है और नहीं भी देता है, तो इसलिए इसमें हम और ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, इसको ऐड कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो हमारा निकल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके बाद अब हम आते हैं, जो अगला हेडिंग होगा हमारा वो होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब बोलिएगा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत ऐसा क्या खर्चा आ जाता है? तो कोई भी वस्तु जिसका हम प्रोडक्ट करते हैं, जिसका हमारे पास कॉस्ट निकल गया है, वस्तु बन के तैयार है, उसको बेचने के लिए भी तो खर्चे होते हैं ना। बेचने के लिए जैसे क्या खर्चा होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, हल्का सोचिएगा तब समझ में आएगा। हाँ, एडवर्टाइजिंग तो होता है ना बेचने के लिए हम कमीशन बेस पे जो एजेंट रखते हैं उसको तो देते हैं ना। तो अब हम जानेंगे यहाँ से अगला पॉइंट जो होगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत कौन कौन से चीज आता है जिससे निकलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। यहीं से हमारा लास्ट है, जिसमें हमको अभी जैसा कि बता रहे हैं, इसमें आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन, पैकेजिंग आ जाएगा, बैड डेट्स भी हो सकता है, वेयर हाउस रेंट, ये सभी के सभी अब आएंगे किसमें? ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत। तो इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। ये रहा, सही से दिख रहा है। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड भी आ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अगला हेडिंग की ओर जाएंगे, ऑफिस के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। अब हम लोग लास्ट हेडिंग में आ गए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। जैसा कि अभी मैंने बता दिया कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। इसमें अभी बताए थे कि सेल करने के लिए जो हमारा खर्चा होता है, या जब हम अपने वस्तु को मार्केट में भेजते हैं उसके लिए जो खर्चा होता है, उसमें है एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, पैकिंग है, बैड डेट्स है, वेयर हाउस रेंट है, कमीशन,
और सेल्स डायरेक्टर फीस, जो भी डायरेक्टर होते हैं उनका। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो जैसे आ गया फ्री सैंपल में भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपने सामान का जो सेल ज्यादा हो उसके लिए हम फ्री सैंपल में भी सामान को बेचते हैं, तो वो भी हमारा एक तरह से खर्चा ही है। वो हो गया, कलेक्शन चार्ज हो जाता है। तो जितने वस्तु को मैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए जितना खर्चा हमारा होता है वो हमारा हो जाता है, आपका निकल जाता है, ये ऐड कर देते हैं तो निकल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या निकल जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है कि सेलिंग प्राइस आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला हमारा 90,000 और सेलिंग प्राइस दिया है 1 लाख, यानी कि 1 लाख में से अगर 90,000 मैं घटा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000। तो इसी तरीके से दिया रहता है। तो इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से देखेंगे। जरूरी नहीं है कि इतना आइटम्स दिया हो, इसमें से कोई 1-2 आइटम दिया रहेगा या डायरेक्ट दिया रहेगा आपको कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1 लाख। आपको 1 लाख रुपया निकालना, 1 लाख रुपया यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद उससे निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, यहां तक भी हो सकता है कभी कभी। इसके बाद अगर सेल्स दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस ये देख लीजिए, यहां पे अमाउंट आएगा और उसमें आ जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी फॉर्मेट एक तरह से सीखे हैं कि किस तरीके से हमको प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग अब सवाल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस पर कैसे हम अपने जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। थैंक यू, और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हालांकि ये मुझे बोलना नहीं था, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, अभी शुरुआत है तो थोड़ा बहुत एरर्स या कुछ गलतियां तो हो ही जाती होगी, उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं आप लोग और एडवाइस भी दे सकते हैं कि मैं इसमें क्या इम्प्रूव करूं। तो थैंक यू, और ऐसे ही देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं और उसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।